हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका एक और नए व्लॉग के अंदर। और इस व्लॉग में आज आपको मैं बताने वाला हूं मध्य महेश्वर यात्रा से जुड़ी हुई खास जानकारी। ये यात्रा आप कैसे कर सकते हैं, कब होती है यह यात्रा, और हरिद्वार से आप कैसे पहुंच सकते हैं उस स्थान तक जहां से स्टार्ट होता है मध्य महेश्वर यात्रा का ट्रैक, यानी कि रांसी गांव। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो मध्य महेश्वर है यह पंच केदारों में द्वितीय केदार कहलाता है। जी हाँ, 5 केदार जो हैं उनमें पहला केदार है केदारनाथ जी का, दूसरा है मध्य महेश्वर, तीसरा है तुंगनाथ जी, चौथा है रुद्रनाथ जी और 5वां है कल्पेश्वर। तो इस तरीके से ये जो 5 केदार हैं यह मिलके कहलाते हैं पंच केदार मंदिर, और यह स्थित हैं उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल रीजन के अंदर। जी हाँ, ये 5 मंदिर जो हैं गढ़वाल रीजन के अंदर ही हैं। और अब आपको बताता हूँ, अब आप पहुँचे तो पहुँचे कैसे। आपको सबसे पहले क्या करना है, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से आपको साधन देखने हैं। 3 तरीके होते हैं यात्रा के, या तो आप सड़क मार्ग से आएंगे, या फिर आएंगे आप रेल मार्ग से, या फिर आएंगे आप वायु मार्ग से। तो अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार आना होगा, अपने शहर से, अपने घर से। अगर डायरेक्ट कनेक्टिविटी है तो आप सड़क मार्ग से आ सकते हैं। दूसरा रास्ता होता है ट्रेन वाला, तो आपको चेक करनी होगी ट्रेन जो है अगर हरिद्वार तक डायरेक्ट है तो आप डायरेक्ट वहां से पहुंच सकते हैं। अदरवाइज आपको आना होगा नई दिल्ली, और नई दिल्ली से कनेक्टिविटी है अच्छी खासी ट्रेन की यहाँ पर, तो आप आ सकते हैं हरिद्वार। वैसे अगर आप आना चाहते हैं वायु मार्ग से उड़कर, तो आपके लिए सबसे नजदीकी जो हवाई अड्डा है वह पड़ेगा देहरादून का जॉली ग्रांट। तो आप फ्लाइट से वहां पर पहुंच सकते हैं, और देहरादून से फिर आप आएंगे ऋषिकेश। आपको हरिद्वार नहीं जाना होगा, क्योंकि हरिद्वार है, वहां से भी आपको आगे की तरफ जब आना होता है तो आपको ऋषिकेश आना होता है। तो हरिद्वार से आप पहुंचते हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश से बाद में आप आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप पहुंचते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद में आप जैसे ही आगे जाएंगे तो आप पहुंचेंगे श्रीनगर। याद रखिए, ये जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, यह है उत्तराखंड का श्रीनगर। बहुत ही प्यारा छोटा सा शहर है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं तो आप पहुंचते हैं रुद्रप्रयाग। जी हाँ, रुद्रप्रयाग से 2 रास्ते होते हैं, एक जाता है बद्रीनाथ जी के लिए, दूसरा रास्ता जाता है केदारनाथ जी के लिए। तो आपको केदारनाथ जी के लिए जो रास्ता होता है वह पकड़ना होगा, और आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप पहुंचेंगे अगस्त मुनि। अगस्त मुनि से अब आपका अगला डेस्टिनेशन जो होगा वो होगा ऊखीमठ। एक रास्ता जो है केदारनाथ जी के लिए अलग चला जाएगा गुप्त काशी की तरफ, आपको वहां नहीं जाना है, आपको जाना होगा ऊखीमठ की तरफ। तो आप पहुंच जाएंगे ऊखीमठ, जहां फिलहाल अभी मैं मौजूद हूं। इस जगह से बाद में आपको जाना होगा रांसी गांव तक। वहां पहुंचने के लिए आपको साधन मिल जाएंगे। मॉर्निंग में यहां से बस जाती है रांसी गांव के लिए, जो यहाँ से है लगभग 20-22 किलोमीटर दूर। वो नहीं होता है तो भी आपको यहाँ मॉर्निंग में चलने वाली शेड जीप जो है वो मिल जाएंगी, तो आप उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो शेड जीप के थ्रू आप पहुंच जाएंगे रांसी गांव, जो कि मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है मध्य महेश्वर ट्रैक का। और रांसी गांव से जो मध्य महेश्वर मंदिर की दूरी है वह है लगभग 18 किलोमीटर, और रांसी गांव से सड़क मार्ग है 2 किलोमीटर का लगभग। एक और गांव तक जो है अगतोली धार, तो अगतोली तक आप अगर पहुंच जाते हैं, वॉक करके जाना चाहते हैं तो आप इजीली वहां से जा सकते हैं। अदरवाइज आपकी जो गाड़ी है आपको उस पॉइंट तक वहां तक छोड़ सकती है, लास्ट जहां तक गाड़ियां जाती है अगतोली धार तक। तो इससे आपका 2 किलोमीटर पैदल चलना जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि आप वहीं से चलना स्टार्ट करें, इससे आपकी बॉडी जो है थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, वार्म अप हो जाएगा, आपको फायदा मिलेगा उसका। तो आप पहुंच गए अब अगतोली धार। अगतोली धार से आपको उतरना होगा नीचे की ओर। चढ़ाई उतनी ज़्यादा नहीं आएगी, आप वहाँ से नीचे आगे बढ़ेंगे और पहुँचेंगे लगभग 5-6 किलोमीटर दूर जो गांव है गोंडार। तो गोंडार में आपको थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो आप वो भी खा सकते हैं। वहाँ रेस्ट करके जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं और आप पहुँच जाते हैं बंतोली तक, छोटी बंतोली और बड़ी बंतोली। यहाँ पर होता है 2 नदियों का संगम, और उनके संगम से जो नदी आगे बहती है वह कहलाती है मधुगंगा। और जिन 2 नदियों से मिलकर मध्य महेश्वर गंगा या मधुगंगा नदी बनती है उनके नाम है सरस्वती गंगा और मोरखंडा गंगा।
तो बंतोली के अंदर इनका संगम होता है, मधुगंगा आगे बढ़ती जाती है और आप आगे बढ़ते हैं बंतोली से तो आपको करनी पड़ती है थोड़ी चढ़ाई और आप पहुंचते हैं खडरा खाल या खटरा खाल। यहाँ पे आप रुक सकते हैं संजय के यहाँ पर। मैं जब भी यात्रा करता हूँ तो मैं यहाँ पे रुकने का प्रयास करता हूँ। अगर मैं लेट हो जाता हूँ तो मैं यहीं रुकता हूँ, अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ यहीं पर लंच करके। तो रुकने की जगह है, यहाँ पर 2 कमरे बने हुए हैं तो आप स्टे यहाँ पे कर सकते हैं अगर आप लेट चढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो। खटरा खाल से आप पहुँचते हैं नानू चट्टी पर और नानू चट्टी से ही असली जो कहते हैं ना चढ़ाई वो स्टार्ट होती है। यहाँ आपको स्टेमिना की बहुत ज़रूरत होगी क्योंकि यह जो चढ़ाई है एकदम सीधी चढ़ाई है, इसके अंदर आपको अपना स्टेमिना बचा के रखना होगा। ये नहीं कि आप तेज़ी से चलना स्टार्ट करें और थक जाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो नानू चट्टी से आप आगे बढ़ते हैं तो आप पहुँचते हैं मैं खंबा चट्टी तक और उसके बाद में चलते जाएंगे तो आप पहुँचेंगे कून चट्टी पर। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये बीच में रेस्ट पॉइंट आ रहे हैं। कून चट्टी पहुंचने के बाद में आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन ही है, जी हाँ, मध्य महेश्वर मंदिर। तो आप कून चट्टी से चलते चलते पहुंच जाएंगे मध्य महेश्वर मंदिर तक। तो इस तरीके से आपका ये ट्रैक होता है मध्य महेश्वर मंदिर तक का। मध्य महेश्वर जी के आप दर्शन करते हैं, आरती अटेंड करते हैं, खाना खाते हैं और रात्रि विश्राम वहीं पे करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं सुबह जल्दी उठकर करीबन 3:30-4 बजे आप तैयार हो जाइए और 2 किलोमीटर ऊपर जो है बूढ़ा मध्य महेश्वर, वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है भगवान शिव का और 3-4 जो छोटे होते हैं ना तालाब से वो हैं। वो डिपेंड करता है कि तालाब में कितना पानी है, तब आपको वो दिखाई देगा आप कौन से मौसम में पहुँचते हैं उस बात पर। तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप वो चढ़ाई करके जाते हैं लगभग 1.5-2 किलोमीटर की, तब आप पहुंच जाते हैं बूढ़ा मध्य महेश्वर के शानदार स्थान पर जहां पर आपको बुग्याल दिखाई देंगे। बुग्याल होते हैं बेसिकली घास के मैदान जो पहाड़ों पर होते हैं और यहां पर आपको दिखेगा सूर्योदय होने पर सूर्य देवता की पहली किरण पड़ती है चौखंबा चोटी पर। जी हाँ, जैसे ही आप वो दृश्य देखते हैं आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो अगर इसका आनंद लेना है तो आपको जल्दी तैयार होना होगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको नाश्ता भी करना होगा ताकि आपके अंदर स्ट्रेंथ रहे। तो इस तरीके से इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है कि मध्य महेश्वर यात्रा आप कैसे कर सकते हैं। जाने के तरीके जो थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। हरिद्वार या ऋषिकेश से आप जो साधन देखना चाहते हैं, क्योंकि रोड मार्ग है, यही है सड़क मार्ग और यह थोड़ा ख़राब भी रहता है, तो अगर आप खुद बहुत अच्छे ड्राइवर नहीं हैं तो कृपया बिल्कुल भी रिस्क ना लें खुद गाड़ी चलाकर जाने का। आप यहाँ से किराए पर भी गाड़ी ले सकते हैं, बाकी सरकारी बस भी चलती है और प्राइवेट तो है ही, तो आप इनके थ्रू पहुँच सकते हैं ऊखीमठ। ऊखीमठ में रुकिए, रिलैक्स होइए और बाद में आप जर्नी स्टार्ट कीजिए रासी गांव की। आप पहुँच जाएंगे जल्दी से और फिर वहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा। आप में से बहुत से लोग जानना चाहेंगे कि भाई इस यात्रा में खर्चा कितना हो जाएगा। देखिए, आप अपने घर से हरिद्वार तक या ऋषिकेश तक कैसे पहुंचते हैं, इतना खर्चे का अनुमान आपको लगाना होगा। उसके बाद का होता है उसका मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं कि आप अगर शेयर्ड जो होते हैं साधन, बस हो गई या फिर शेयर्ड जीप जो होती है, इनसे अगर आते हैं तो आप 1,000 रुपये के अंदर अंदर आप आराम से यहाँ ऊखीमठ तक पहुंच सकते हैं और हो सकता है आप रांसी गांव तक भी पहुंच जाएं। तो आपके 1,000 रुपये आने के, 1,000 रुपये जाने के हुए। अब बीच में आप खाना खाते हैं तो खाना यहाँ पे उतना महंगा नहीं होता है। जैसे कि आप मध्य महेश्वर में भी ऊपर तक जाएंगे तो आपको डाइट कितने की पड़ेगी पर पर्सन, आपको मैक्सिमम 200 रुपये तक की पड़ जाएगी, जिसमें आपको रोटी सब्जी दाल ये जो खाना होता है नॉर्मल खाना यही मिलेगा, चावल मिलेंगे। लेकिन आप सोचें कि भाई बहुत 5 स्टार वाला खाना, वो सब यहाँ अवेलेबल नहीं होगा। और यहाँ इसी खाने का मज़ा आता है। आप जब ऐसा भोजन करते हैं एकदम सात्विक, न ज़्यादा मसाले हैं, तेल हैं, तो आपकी बॉडी को भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ट्रैकिंग भी करनी है, चलना है इतना ज़्यादा। खाने का हिसाब अब आप देख लीजिएगा कि आप कितने मील्स लेते हैं। सुबह का नाश्ता हो गया, आपका खाने का हो गया, तो आप इस तरीके से लगा लीजिए थोड़े बहुत। इस ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, 3 दिन में भी आप कंप्लीट करते हैं तो 3 दिन के आप खाने का लगा लीजिए हिसाब किताब, और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपके लिए छोड़नी चाहिए ना। और दूसरी चीज़ जो थी कि हाँ, रुकने का आपका क्या चार्ज लगेगा। देखिए, उत्तराखंड के अंदर आप एंटर हो गए हैं, अब आप कितने बजे चलते हैं ये आपकी यात्रा करने के समय पर डिपेंड करता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं तो बाय इवनिंग आप पहुँच सकते हैं ऊखीमठ पे। ऊखीमठ में आप रात को रुक जाते हैं। रुकने के ऑप्शन कई हैं,
अगर मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, मैं तो हर बार आता हूँ। तो ये होटल देवभूमि जहाँ मैं हूँ फिलहाल, मैं यहीं रुकता हूँ जीतू भाई के पास। 3 साल मैं कंटिन्यू इनके पास में आया था एज ए कस्टमर, लेकिन अब इनसे दोस्ती हो गई है बहुत ज़्यादा, तो इन्हीं के पास ही आना होता है, फिर और कहीं नहीं जा सकते हैं। तो आप ऊखीमठ आ जाते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास वक्त रहता है तो आप रांची तक भी जा सकते हैं। आप नाइट स्टे वहाँ पे कर सकते हैं, जो कैलाश भाई का वहाँ पे है, आपको देखने को मिल जाएगा मध्य महेश्वर वाले ब्लॉक के अंदर, जहाँ से हमने हमारी यात्रा शुरू की थी। तो आप वहाँ भी रुक सकते हैं। और मध्य महेश्वर में ऊपर रुकने का जो खर्चा है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि हमको अभी पड़ा था। वहाँ पर डोरमेट्री के हिसाब से बताए गए थे चार्जेस के भी 200 रुपीज़ पर पर्सन पर नाइट वाला। तो हम 4 लोग अभी गए थे यात्रा के ऊपर, तो हमारा होना तो चाहिए था 800 रुपये, लेकिन उस रूम की जो कैपेसिटी थी वो 6 लोगों की थी। तो इस हिसाब से हमको वो पूरा रूम हमने हमारे लिए ले लिया, तो हमको वो 1200 रुपये का पड़ा था। तो इस तरीके से आपको रूम भी मिल जाएगा। अगर आप सिंगल पर्सन है तो आपको कितना पे करना है, आपको 200 रुपये पर नाइट का पे करना है, ठीक है। लेकिन मेरी एडवाइस यही है, अकेले यात्रा करने की बजाय किसी न किसी के साथ में यात्रा कीजिए, तभी आपको यात्रा का आनंद आएगा। जब आप बात करते हुए जाते हैं तो आपको थकान भी कम होती है। अकेले रहते हैं तो थोड़ी सी चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा लगती है, लगता है कि पता नहीं यार ये चढ़ाई कब ख़त्म होगी। तो किसी के साथ ज़रूर यात्रा करें, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। आपको चोट लग सकती है, मोच आ जाए, जैसे कि अभी हिमांशु मेरे साथ में गया था तो उसके पैर में छाले हो गए थे, तो उसको चलने में दिक्कत हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में हो सकती है, कोई ना कोई संभालने वाला होना चाहिए। और आपके साथ में क्या होना चाहिए, आपके साथ में होनी चाहिए मेडिसिन्स, गैस की, पेट दर्द की, लूज मोशन की और सर्दी जुकाम बुखार की, खास तौर पे पेन किलर्स। अगर ये चीज़ें आपके साथ हैं तो आप यात्रा के लिए तैयार हैं। और साथ में होनी चाहिए आपके पास में थोड़ी सी चॉकलेट बार्स या फिर ड्राई फ्रूट्स, ताकि आप खाएं, थोड़ा एनर्जी मिले आपको ज़्यादा, है ना। याद रखिएगा, मध्य महेश्वर मंदिर के पट कब खुलते हैं एग्जैक्टली उसका कोई दिन फिक्स नहीं होता है। पंचांग के हिसाब से गणना करके ही वो खोला जाता है, और वैसे ही मंदिर के कपाट उसी के अकॉर्डिंग बंद होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा क्या टाइमिंग है। लेकिन लगभग 6 महीने की यह यात्रा होती है, और जो अपने 4 धाम है उत्तराखंड के, यह उन्हीं के साथ में ही शुरू होती है और उन्हीं के साथ में ही समाप्त होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। शीतकाल के अंदर जब मध्य महेश्वर जी के कपाट बंद होते हैं, पट बंद होते हैं, तो उस टाइम पे उनकी शीतकालीन जो गद्दी होती है या चल विग्रह जिसे कहते हैं, डोली होती है, वह यहीं ऊखीमठ का जो ओंकारेश्वर मंदिर है वहीं पर विद्यमान रहती है। शीतकाल का प्रवास यहीं पर करती है केदारनाथ जी की गद्दी के साथ में। जी हाँ, दोनों धाम की जो गद्दियाँ होती हैं वो यहीं पर होती हैं। तो ओंकारेश्वर मंदिर आप ऊखीमठ का वो ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से शॉर्ट इन्फो ब्लॉग के अंदर मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है। अगर कुछ भूल गया हूँ तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, वो जानकारी मैं आगे लेके आ जाऊँगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा मध्य महेश्वर का इन्फो ब्लॉग। जाते जाते आपसे इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।